आप सभी का स्वागत है वीएस क्लासेस में। मैं हूं वर्षा सिंह और आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट का होम साइंस का, जो भी 26 सितंबर 2021 को हुआ था। तो हम इसमें आज फूड एंड न्यूट्रिशन वाले पोर्शन को पढ़ेंगे और थोड़ा सा डिटेल में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब इनमें से ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो बहुत अच्छा सोर्स है वो इनमें से क्या है। तो ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होता है, एक तो इसके हम डिटेल देख लेते हैं। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। इनमें एक आता है अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड, जिसको ALA कहा जाता है, और एक होता है इकोसा पेंटा इनोइक एसिड, जिसको कहा जाता है EFA, और एक और होता है डोकोसा हेक्सा इनोइक एसिड, जिसको कहा जाता है DHA। इनका नाम ज़रूर आपने सुना होगा। ये सभी ओमेगा 3 के ही टाइप होते हैं। जो ALA होता है ये जनरली प्लांट्स ऑयल में पाया जाता है, और जबकि जो EFA और DHA होता है ये फिश में और अदर जो सी फूड्स में होते हैं, ये उनमें पाए जाते हैं। तब हम इनमें ऑप्शन देखते हैं। कॉर्न ऑयल है, व्हीट प्रोडक्ट्स है, पोर्क है, पोर्क मतलब कि जो पिग का जो मीट होता है उसको कहा जाता है, और होता है सार्डिन्स। सार्डिन्स ये मछली का नाम है। तो इनमें जो है, इसमें सही आंसर जो होगा ये ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे अच्छा सोर्स जो होता है वो सार्डिन्स में है। इसके बाद देखते हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइटरी फाइबर इज़ देयर। अब जो डाइटरी फाइबर है उसके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। तो डाइटरी फाइबर क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में। एक तो ये हमारे जो डाइजेशन की प्रोसेस रहती है उसको अच्छा बनाए रखती है, और भी ये बहुत सारी जो डिसीज़ेस होती हैं ये उसमें भी हेल्पफुल रहता है, उनको ठीक करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना है, और जो भी ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करना है, और कोलन के कैंसर को उससे प्रिवेंट करना। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा इसमें देखते हैं। ऑप्शन इन्होंने क्या दिया है, एबिलिटी टू फॉर्म एसिटिक एसिड इन द कोलन। कोलन में ये एसिटिक एसिड बनाने की एबिलिटी होती है। दूसरा है प्रोवाइड 5 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ एनर्जी। तो ये कितनी 5 किलो कैलोरी 1 ग्राम से प्रोवाइड कर रहे हैं। या फिर ससेप्टिबिलिटी टू फर्मेंटेशन इन द कोलन। कोलन में फर्मेंटेशन की ससेप्टिबिलिटी को बनाए रखते हैं। और चौथा क्या है, प्रिवेंट्स डायरिया, या डायरिया को प्रिवेंट करती है। तो डायरिया को तो प्रिवेंट नहीं करता है, ये जो होता है कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। इसमें जो आंसर होगा हमारा वो होगा 3rd नंबर, ससेप्टिबिलिटी टू फर्मेंटेशन इन द कोलन। जब हम फाइबर लेते हैं तो वो कोलन में डाइजेशन हमारे नहीं बॉडी में होता है, वैसे एंजाइम्स नहीं होते हैं जो हमारी बॉडी में फाइबर को डाइजेस्ट करते, तो वो वैसे ही हमारे कोलन में चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन वाले पार्ट में। तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया हैं जिसको प्रोबायोटिक्स भी कहा जाता है, वो उनको फर्मेंटेशन करते हैं, और फर्मेंटेशन करके उसको शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड उनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो उसमें कार्बन की होती है वो संख्या वो 2 से 6 के बीच में होती है। तो ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं ये इन्फ्लामेटरी डिसीजेस जो भी होती हैं उनके रिस्क को कम करता है, तो ये उसमें हेल्प करता है। तो कोलन कैंसर को इससे प्रिवेंट करने में हेल्प होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज कंडीशनली एसेंशियल एमिनो एसिड। अब इनमें से जो एमिनो एसिड हैं कौन सा कंडीशनली एसेंशियल एमिनो एसिड होगा, लाइसिन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन और टॉरिन। तो जो है लाइसिन जो होता है ये एसेंशियल होता है, और जो ग्लाइसिन होता है ये हमारी बॉडी के द्वारा बनाया जाता है, और टॉरिन जो होता है ये भी बॉडी के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन जो आर्जिनिन होता है ये जो होता है ये कंडीशनली एसेंशियल एमिनो एसिड होता है। तो आंसर नंबर हो जाएगा 3rd। अब इसके बाद है अमाइलेज रिच फूड, ARF जिसको कहा जाता है, इज़ प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। अब जो अमाइलेज रिच फूड प्रोसेस होती है इसको अमाइलेज रिच फूड्स को किस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, माल्टिंग के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा, पास्चुराइजेशन के द्वारा, या फिर होमोजेनाइजेशन के द्वारा। तो जो
ARF है ये बनाया जाता है माल्टिंग के द्वारा। कैसे? जो अमाइलेज रिच फूड होते हैं ये जो होते हैं ये जर्मिनेटेड सीरियल फ्लोर होता है ना। तो इसमें जो जर्मिनेटेड सीरियल फ्लोर होते हैं वो अल्फ़ा अमाइलेज में रिच होते हैं और इसके प्रोसेस में माल्टिंग की प्रोसेस से फिर ये अमाइलेज रिच फूड बनाए जाते हैं। इसके बाद है रेस्वरेट्रॉल इज़ अ पॉलीफिनॉल प्रेजेंट इन। अब जो रेस्वरेट्रॉल जो होता है ये पॉलीफिनॉल होता है, ये इनमें से किस में पाया जाता है? ग्रेप्स में पाया जाता है, गुआवा में पाया जाता है, बनाना में पाया जाता है और एप्पल में पाया जाता है। तो ये जो है ये जनरली पाया जाता है, जैसे कि ग्रेप्स की स्किन में है और ब्लूबेरीज़ में, रसबेरीज़ में, मलबेरीज़ में, पीनट्स में, इसमें ये पाया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन में से हमारा इसमें आंसर सही होगा, आंसर नंबर फर्स्ट ग्रेप्स में। माइकोटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पैरासाइट्स, फंगाई, प्लांट्स और वायरस। जो माइकोटॉक्सिन्स होते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो जो माइकोटॉक्सिन्स होते हैं ये मोल्ड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये जो मोल्ड्स होते हैं वो होते हैं फंगाई। तो इसका आंसर होगा बी। इसके बाद है एन इन्वेंट्री इन फूड सर्विस इनेबल्स टू। अब फूड सर्विस में जो इन्वेंट्री होती है इनमें से क्या इनेबल करती है? डिटरमाइन सर्विंग साइज़ को डिटरमाइन करती है, या फिर शेड्यूल प्रोडक्शन टाइम को शेड्यूल करती है, एस्टिमेट पर्सनल रिक्रूटमेंट, जो पर्सनल रिक्रूटमेंट होता है उसको एस्टिमेट करना इसका काम है, या फिर कैलकुलेट एंड कंपेयर फूड कॉस्ट विथ फूड बजट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 4। अब इसमें क्या होता है, ये क्या करता है इन्वेंट्री, जो मेन्यू के अकॉर्डिंग जो भी बजट होता है, बजट से रिलेटेड फिर जितने भी डिसीजन होते हैं वो उसमें ये हेल्प करता है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर 4 आ जाएगा। अब है एडिशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू फूड्स दैट लैक्स इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड। अब जो कोई भी फूड है जो कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की उसमें कमी है या फिर उसमें नहीं है, तो यदि उसमें वो न्यूट्रिएंट ऐड किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? सप्लीमेंटेशन, फोर्टिफिकेशन, एनरिचमेंट या फिर बायोफोर्टिफिकेशन। तो इसमें जो सप्लीमेंटेशन होता है वो तो होता है कि यदि किसी एक भोजन में कमी है किसी भी न्यूट्रिएंट्स की तो हम उसको दूसरे किसी भोजन के साथ में, जैसे कि हम दाल और चावल साथ में खाते हैं, तो जो प्रोटीन दाल में कम होती है वो चावल से प्राप्त हो जाती है, और जो चावल में कम होती है वो प्रोटीन से हो जाती है, तो वो एक प्रकार का सप्लीमेंटेशन होता है। और जो फोर्टिफिकेशन की क्रिया होती है, फोर्टिफिकेशन की क्रिया जिसमें कि कोई न्यूट्रिएंट नहीं है फिर भी हम उस न्यूट्रिएंट को हम ऐड कर रहे हैं, तो वो होता है फोर्टिफिकेशन। और एनरिचमेंट मतलब कि उसमें कोई न्यूट्रिएंट पहले से प्रेजेंट है बट प्रोसेसिंग के टाइम पे उसका लॉस हो गया, जिसको फिर मेंटेन करने के लिए उसमें दोबारा ऐड किया जाता है न्यूट्रिएंट, उसको एनरिचमेंट कहा जाता है। और जो बायोफोर्टिफिकेशन होता है, बायोफोर्टिफिकेशन जैसे कि क्रॉप की जो ब्रीड्स होती हैं उनके जेनेटिक मॉडिफिकेशन वगैरह करना, ये बायोफोर्टिफिकेशन में आता है। तो जो हमारा आंसर होगा इनमें से किसमें कि कोई भी फूड में कोई न्यूट्रिएंट नहीं है और फिर हम उसको उसमें ऐड कर रहे हैं तो वो कहलाएगा फोर्टिफिकेशन। तो हमारा आंसर नंबर होगा बी। स्कूल फूड सर्विस इन इंडिया इज़ एम्ड टू। अब जो स्कूल फूड सर्विस है इंडिया में उसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन है एड्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ इन एजुकेशन। अब एजुकेशन में जो मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको एड्रेस करता है, या फिर सेकंड है प्रिवेंट इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है, थर्ड है ब्रिंग डिसिप्लिन इन फूड सर्विसेज में जो फूड सर्विस होता है उसमें डिसिप्लिन बनाए रखना, या फिर एड्रेस क्लासरूम हंगर एंड इम्प्रूव स्कूल इनरोलमेंट। तो इसमें जो स्कूल फूड सर्विस इन इंडिया में तो जो सबसे बड़ी है वो है मिड डे मील। तो उसका जो मेन उद्देश्य क्या है? एक तो जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है या फिर जो बच्चों में कमी होती है न्यूट्रिएंट्स की उनको मेंटेन करना, उनको बढ़ाना और उनके इनरोलमेंट को बढ़ाना, जिससे कि बच्चे स्कूल में आए। तो इसका जो होगा आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। अब है अगर क्या होता है? नॉन न्यूट्रिटिव कार्बोहाइड्रेट होता है, नॉन न्यूट्रिटिव प्रोटीन होता है,
न्यूट्रिटिव फैट होता है या फिर प्रिजर्वेटिव होता है। जो अगर होता है यह होता है पॉलीसेकेराइड होता है, और जो नॉन न्यूट्रिटिव होता है ये बिल्कुल भी कैलोरी मतलब प्रोवाइड नहीं करता है, और ये जो है एक प्रकार का जेलेटिन होता है। इसमें फाइबर ज़्यादा पाया जाता है, कैल्शियम और आयरन ये भी अधिक पाए जाते हैं, लेकिन इनमें फैट, कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर जो होता है वो बहुत ही कम पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर होगा ए, नॉन न्यूट्रिटिव कार्बोहाइड्रेट। द सीरम रेटिनॉल कट ऑफ वैल्यू बिलो विच विटामिन ए डेफिशिएंसी इज इंडिकेटेड। अब जो सीरम रेटिनॉल है उसका कट ऑफ वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे कि ये इंडिकेशन मिले कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, मतलब कि किससे उस लेवल को हम बताना है कि उस लेवल से यदि कम होता है तो उसको विटामिन ए डेफिशिएंसी कहा जाएगा। तो इसमें ऑप्शन है लेस देन 0.07 माइक्रोमोल पर लीटर, सेकेंड लेस देन 0.70 माइक्रोमोल लीटर पर लीटर, और थर्ड है लेस देन 7.70 माइक्रोमोल पर लीटर, या फिर लास्ट है लेस देन 0.77 माइक्रोमोल पर लीटर। तो इसमें जो आंसर है वो है लेस देन 0.70 माइक्रोमोल पर लीटर। यदि इससे कम रहती है वैल्यू तो उसको विटामिन ए डेफिशिएंसी माना जाएगा। और जो 0.07 है, यदि ये इधर लीटर की जगह ग्राम में दिया होता तो भी यहाँ पे ये सही रहता, लेकिन यहाँ पे लीटर दिया तो लीटर में 0.70 माइक्रोमोल पर लीटर माना जाता है। तो आंसर नंबर बी। Which among the following is a clinical approach to prevent iron deficiency anemia? अब कौन सी क्लिनिकल अप्रोच होती है जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को प्रिवेंट करता है? ऑप्शन क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन के थ्रू, आयरन सप्लीमेंटेशन के थ्रू, न्यूट्रिशन जो एजुकेशन होता है उसके थ्रू, या फिर इंटीग्रेटेड अप्रोचेस के थ्रू। तो ये जो क्लिनिकल अप्रोच में आएगा वो आएगा डायरेक्ट आयरन सप्लीमेंटेशन। यदि आयरन सप्लीमेंटेशन दिया जाएगा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके बाद है दिस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द क्रिटिकल पीरियड। अब ऐसा लाइफ का कौन सा पीरियड है जिसको क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है? तो वो है फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, फर्स्ट 3 years आफ्टर बर्थ, और अंडर 5 years, और फर्स्ट 1200 डेज ऑफ लाइफ। तो जो क्रिटिकल पीरियड लाइफ का कहा जाता है वो हो जाता है जो स्टार्टिंग के 1000 दिन होते हैं उनको क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है। 1000 दिन मतलब कि करीब 2.5 साल तक। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एर्गोजेनिक एड। अब इनमें से कौन सा एर्गोजेनिक एड के रूप में यूज़ किया जाता है? अब जो एर्गोजेनिक एड होता है इसको हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस इन्हेंसर। तो जो एर्गोजेनिक एड होता है परफॉर्मेंस इन्हेंसर होता है, ठीक है। इसमें जो एक्सरसाइज या फिर जो कंपीटिंग के टाइम पे जो यूज़ किया जाता है, जो परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर देता है, वो होते हैं एर्गोजेनिक एड। तो इनमें से आंसर क्या, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? मैग्नीशियम, ब्रांच्ड चेन एमिनो एसिड, वाटर या फिर फाइबर। तो जो ब्रांच्ड चेन एमिनो एसिड होते हैं यह होते हैं जो कि एर्गोजेनिक एड होते हैं। अब जो ब्रांच्ड चेन एमिनो एसिड होते हैं इसको कहा जाता है BCAA, है ना। तो इसमें जो होते हैं ये 3 टाइप के एसेंशियल इसमें एमिनो एसिड आते हैं, जिसमें जैसे कि ल्यूसिन होता है और आइसोल्यूसिन होता है, वैलिन होता है, ये मिलके इसमें बनाते हैं BCAA, जिसको कहा जाता है। जो अधिकतर जो एक्सरसाइज करते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो इसको लेते हैं। ये क्या करता है? ये मसल बिल्डिंग का काम करता है, और जो मसल फटीग होती है उसको भी कम करने का काम करता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा होगा आंसर नंबर बी। अब है मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस मेजर्स। अब जो हम मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस हम मेजर करते हैं, जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के अंतर्गत आता है ये, तो इसमें हम क्या मेजर करते हैं? स्किन फोल्ड थिकनेस को मेज़र करते हैं, या फिर सबक्यूटेनियस फैट को हम मेज़र करते हैं, या फिर फैट और मसल्स टिश्यूज जो होते हैं उनको मेज़र करते हैं, या फिर
फैट, बोन एंड मसल टिश्यूज़, इन तीनों को करते हैं। तो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस के अंतर्गत जो हम मेजर करते हैं वो उसमें फैट भी आता है, बोन भी और मसल टिश्यूज़। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। अब है NIDDCP का फुल फॉर्म क्या है? तो जो NIDDCP का फुल फॉर्म ऑप्शन क्या है? नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डेवलपमेंट कंट्रोल प्रोग्राम, या फिर नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम, या फिर नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, या फिर नेशनल आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। तो जो NIDDCP है ये तो होता है आयोडीन का, तो आयरन का तो नहीं होगा, और इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम। इसके बाद देखते हैं डैमेज टू लिवर सेल्स लीड्स टू इंक्रीज इन। अब लिवर सेल्स यदि डैमेज हो जाती हैं तो इनमें से किसका लेवल बढ़ जाता है? ऑप्शन है ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, या फिर सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, या फिर सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बिलिरुबिन। जब लिवर सेल डैमेज हो जाती हैं तो उस टाइम पे जो ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, और इसी टाइम पे इसके कारण ही जॉइंडिस देखा जाता है। अब है वेरी लो रेसिड्यू डाइट इज़ गिवन इन। वेरी लो रेसिड्यू मतलब कि लो फाइबर डाइट जो है वो इनमें से किस में दी जाती है? डायबिटीज़ की कंडीशन में दी जाती है, बर्न्स की कंडीशन में दी जाती है, या फिर डायरिया की कंडीशन में दी जाती है, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस के कंडीशन में दी जाती है। तो सबसे कम फाइबर की जो डाइट होती है वो डायरिया में दी जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसमें हमने जितने भी फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व करे हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।